हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। देखिए पीछे हमने 5 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित टोटल 5 पार्ट हमने देखे थे और उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो लगभग आपके 72 क्वेश्चन हमने टोटल डिस्कस कर लिए। लगभग 72 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और उसके अंतर्गत हमने साथ साथ में व्याख्या भी देखी और इस प्रकार के क्वेश्चन ऐड किए हैं जिससे कि आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन वो कवर हो जाएं। जैसे हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन देखा था ये 71 नंबर का, तो इसमें देखिए 8 क्वेश्चन आपके साथ साथ कवर हो रहे थे। 8 क्वेश्चन हम एक साथ लेके चले थे। तो इसी प्रकार से जो 4 ऑप्शंस भी आते हैं ना, तो उन ऑप्शंस को भी हमने डिस्कस किया था। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है पाचन तंत्र। अब हम स्टार्ट करते हैं परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करते हैं और उससे संबंधित भी यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले। शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रक्त परिसंचरण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? विज्ञान की वह कौन सी शाखा जिसके अंतर्गत ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन करते हैं? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत तो हम ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन का अध्ययन करते हैं हीमोटोलॉजी के अंतर्गत। मायोलॉजी के अंतर्गत हम पेशियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ओंकोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। तो बच गया एक एंजियोलॉजी, और एंजियोलॉजी में ही हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एंजियोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? कार्ल लैंड स्टीनर को, वीनर को, विलियम हार्वे को या रॉबर्ट हुक को? देखिए आपका जो आंसर है ना वह सीधा का सीधा आपका कार्ल लैंड स्टीनर पर जा सकता है, लेकिन इनको नहीं कहते। इन्होंने तो आपको एबीओ ब्लड समूह बताया था। एबीओ ब्लड समूह की खोज इनके द्वारा की गई थी और लैंड स्टीनर और विनर दोनों ने मिलकर के आरएच कारक की खोज भी की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल्स की खोज की थी और विलियम हार्वे है, इन्हें हम एंजियोलॉजी या रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहते हैं, विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, रुधिर यानी कि ब्लड का अध्ययन किया जाता है। ब्लड का अध्ययन किसमें करते हैं? अभी मैंने बताया था या तो हीमोग्लोबिन लिखा हुआ मिल सकता है या ब्लड लिखा हुआ मिल सकता है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था ना। यहाँ पर तो रक्त परिसंचरण तंत्र पूछा है और यहाँ पर ब्लड पूछ लिया। तो ब्लड या हीमोग्लोबिन का अध्ययन हम विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? तो वो हीमेटोलॉजी हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था। देखिए फाइकोलॉजी का मतलब होता है शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। और कवकों का विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं, कवकों का अध्ययन, उसे कहते हैं माइकोलॉजी। और इकोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण का, मनुष्य के साथ संबंधों का अध्ययन, या फिर कह सकते हैं पर्यावरण का या इन्वायरमेंट का अध्ययन वो इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, स्वस्थ मनुष्य की हम बात करें तो उनमें ब्लड की मात्रा कितनी होती है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए तो 5 लीटर, 4 लीटर, 7 लीटर या 8 लीटर होता है। और वैसे अप्रोक्सीमेटली हम बात करें तो लगभग ये 5.5 लीटर आपको ब्लड है वो देखने को मिलता है एक स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत। और इसके आसपास का आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन 5 हो जाएगा। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति के रुधिर की मात्रा उसके कुल भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? किसी व्यक्ति के अंदर रुधिर की मात्रा उसकी कुल भार की कितने प्रतिशत होती है? 2 से 3%, 3 से 4%, 7 से 8% या 10 से 12%। चाहे कोई भी व्यक्ति हो और अगर वो स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें ब्लड का अमाउंट हम देखें तो वो 7 से 8% पूरी बॉडी के कंपेरिजन में बनाता है। 6 नंबर का, रुधिर के पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच कितना होगा? ब्लड का पीएच वाला क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था तो उसमें मैंने बताया भी था आपको। देखिए 6.8 जो होता है ये तो आपका छोटी आंत में, और जो मुख गुहा होती है उसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली यही देखने को मिलता है। 7 और 6 7.4, तो ये 7.4 हो जाएगा। ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है।
7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? ब्लड किस प्रकार का उत्तक होता है? उपकला उत्तक, कंकालीय उत्तक, तरल संयोजी उत्तक या पेशीय उत्तक? देखिए आप सभी को पता है कि जो ब्लड होता है ये अर्ध तरल भाग होता है, अर्ध तरल भाग होता है, मतलब इसमें तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है और जो ठोस भाग होता है वो ब्लड कार्पसल्स कहलाती है, कार्पसल्स कहलाती हैं या रुधिर कणिकाएं कहते हैं, इसको प्लाज्मा कहते हैं। तो ठोस और जो आपका द्रव मिश्रण होता है इन दोनों का, ठोस और द्रव का, तो इसे हम तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, जो सभी हमारे बॉडी के पार्ट है उनको जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रुधिर का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? ये देखिए यहाँ पर जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका प्लाज्मा हो जाएगा, प्लाज्मा, और एक ब्लड सेल्स कह देते हैं या ब्लड कार्पसल्स कह देते हैं, जो कि ठोस। ये जो प्लाज्मा होता है ये लगभग 55% भाग बनाता है और ये बच गया वो 45% भाग ब्लड सेल्स बनाती है। प्लाज्मा के अंदर तरल पदार्थ होता है जिसके अंतर्गत लगभग ये आपका तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है और इसमें क्या क्या होता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, उत्सर्जी पदार्थ, ये सभी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। देखिए ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स जो होती है इनके अंदर WBC सेल्स होती है, RBC सेल्स होती है और प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट सेल्स ये पाई जाती है आपकी सेल्स, ब्लड सेल्स के अंदर, और इनमें भी सबसे मात्रा में RBC होती है, लगभग 99% RBC है। तो रुधिर का सर्वाधिक भाग कौन बनाता? तो प्लाज्मा हो जाएगा ना, जो कि 55% होता है प्लाज्मा। इसके अलावा RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये आपकी होती हैं ब्लड सेल्स के अंतर्गत। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रुधिर का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? ये अभी हमने देखा था, तो 55% भाग प्लाज्मा बनाता है और 45% भाग ब्लड सेल्स बनाती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। प्लाज्मा की हम बात करते हैं तो प्लाज्मा में वाटर भी पाया जाता है, तो जल की जो मात्रा होती है लगभग 90% के समथिंग होती है। तो यहाँ पर 80 से 90, 90 से 92, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 90 से 92% जल होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि प्रतिस्कंदक ये जो होती है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करती है। तो कौन सी प्रोटीन है जो प्रतिस्कंदक प्रोटीन के नाम से जाने जाते? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, हिपेरिन या एल्बुमिन? देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन भी पाई जाती है, फाइब्रिनोजन भी पाई जाती है, हिपेरिन भी पाई जाती है। 1 मिनट यहाँ पर समझना, देखिए ब्लड क्लोटिंग जो है इससे संबंधित तो वो होती है जो ब्लड का थक्का जमाती है, थक्का जमाने में हेल्प करती है। लेकिन क्वेश्चन का मतलब समझना, थोड़ा सा मैं इसको मिसगाइड कर गया कि किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदक प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उन ब्लड वेसल्स में कौन सी प्रोटीन होती है जो ब्लड को जमने से रोकती है, जमने से रोकती है, मतलब ब्लड को जमने से रोकने का कार्य कौन करती है? वैसे तो हमारा ब्लड है जैसे बाहर आते ही जम जाता है, वैसे हमारी नलिकाओं में भी जमना चाहिए था, लेकिन इनमें हिपेरिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है जो क्या करती है? ब्लड को जमने से रोकती है, ये प्रतिस्कंदक प्रोटीन के रूप में काम करती है। देखिए हिपेरिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी प्रोटीन यकृत के द्वारा सिक्रेट की जाती है, ये याद रखें, यकृत के द्वारा। प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन ये थक्का जमाने वाली प्रोटीन होती है, ठीक है। एल्बुमिन है, ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का दबाने में सहायक होती है? ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है? देखिए प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन दोनों और ग्लोबिन, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो कि यकृत के द्वारा सिक्रेट होती है और यही प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। ओके 13 का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, इम्यूनिटी को मजबूत करती है, इम्यूनिटी उत्पन्न करती है? कौन सी प्रोटीन? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिपेरिन, ग्लोबिन।
देखिए एल्बुमिन जो होता है ये तो आपका प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हिपेरिन होता है ये प्रतिस्कंदक के रूप में काम करता है हमारी ब्लड वेसल्स में, प्रतिस्कंदक ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने से रोकता है। ग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन का भाग होता है। हीमोग्लोबिन में एक तो हीम समूह होता है, एक ग्लोबिन समूह होता है। तो ये ग्लोबुलिन जो होता है ना, ये आपका प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाला प्रोटीन होता है। ये देखिए अल्फा, गामा, बीटा, ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। इसमें आगे फिर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करने वाली उसमें भी डिवाइड करते हैं, उनकी भी हम आगे बात करेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, कैसिन और ग्लोबिन। ये एल्बुमिन हो जाएगी जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इन दोनों की हम बात कर चुके हैं। कैसिन की बता देता हूँ, ये दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन, दूध में पाई जाती है, दूध के। आज का देखिए अंतिम क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? हमने प्रोटीन की बात की। देखिए प्रोटीन कौन सी होती है रक्त का थक्का जमाने के लिए? एक तो होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, और एक थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। तो ये प्रोटीन ऐसी होती है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। यहाँ पर पूछ लिया कि विटामिन कौन सा होता है ब्लड का थक्का जमाने में? ये जो विटामिन होता है ना, ये विटामिन की उपस्थिति में ही यकृत क्या करती है? इन प्रोटीन का संश्लेषण करती है। अगर ये विटामिन नहीं होगा तो इन प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, मतलब थक्का नहीं जमेगा। तो यहाँ पर कौन सा विटामिन होता है ये? तो ये होता है आपका फिलोक्विनोन, थाइमोन, टोकोफेरोल या कैल्सिफेरोल। तो फिलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन के जो होता है ना, उसी की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। थाइमिन B1, कैल्सिफेरोल डी हो जाएगा, कैल्सिफेरोल, टोकोफेरोल विटामिन ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा इनके बारे में भी ध्यान में होना चाहिए। 15 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, नेफ्टोक्विनोन या फिलोक्विनोन। तो यहाँ पर देखिए हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं परिसंचरण ग्रंथ से संबंधित, और आज हमने एक नया चैप्टर भी शुरू कर दिया है जिसके 15 क्वेश्चन देख लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।